नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं खबरें दमदार और बुलेटिन की शुरुआत 4 तस्वीरों के साथ। महिला सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय सख्त नजर आ रहा है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। मंत्रालय ने साफ लिखा है कि पीड़िताओं की शिकायत पर एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए। महिलाओं को थानों के चक्कर काटने के लिए मजबूर न किया जाए। योगी सरकार भी महिला सुरक्षा को लेकर सख्त नजर आ रही है। सरकार ने नवरात्र के त्योहार को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। यूपी में 75 जिलों में महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। हाथरस केस में नक्सल कनेक्शन भी सामने आया है। पीड़ित परिवार के यहां एक महिला नकली भाभी बनकर रह रही थी, जिसका अब नक्सल कनेक्शन सामने आ रहा है। हालांकि महिला ने अपनी सफाई में कहा है कि पहले यह साबित किया जाए कि उसका कनेक्शन नक्सलियों से है। उधर सीएम योगी हाथरस केस को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं। सीएम ने कहा है कि विपक्ष के डीएनए में विभाजन है। पहले विपक्ष ने देश को बांटा, अब लोगों को बांट रहा। और हाथरस कांड में अब नक्सल कनेक्शन का खुलासा हुआ है। पीड़ित परिजन की भाभी का नक्सलियों से कनेक्शन सामने आया है। महिला का नाम राजकुमारी है, जो एमपी के जबलपुर की रहने वाली है। पीड़ित परिजनों ने कहा है कि राजकुमारी का कोई नक्सली कनेक्शन नहीं है, वो उनकी दूर की रिश्तेदार है। क्या है सच? राजकुमारी है, 10 साल का बेटा है, उनका पति है, शादी हो चुकी है, परिवार वाली है। और वो कहाँ के रहने वाली है? वो जबलपुर की रह रही है, वहाँ पे जॉब कर रही है वो वहाँ पे। अब ये मेरी भाभी के मतलब रिश्ते में ये लोग जान रहे हैं, दूर के रिश्ते में लगती है ना, दूर के रिश्ते में। तो जो भी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, वो लोग आ रहे हैं। तो अब ये भोपाल से, अहमदाबाद से, जो मुंबई से सारे लोग आएंगे, तो सभी ऐसा घोषित कर दिया जाए। जिस महिला के नक्सली कनेक्शन की बात कही जा रही है, उस महिला ने न्यूज़ 18 संवाददाता प्रदीप अवस्थी से एक्सक्लूसिव बात की। बेशक सुबह से ही एक बड़ी खबर पे न्यूज 18 लगातार बना हुआ है। यूपी एसआईटी की टीम ने इस बात का अंदेशा जताया था कि एक महिला जिसका जबलपुर से कनेक्शन है, कहीं ना कहीं वो दंगा भड़काने में उनका हाथ हो सकता है। ये आरोप एसआईटी यूपी ने लगाए थे। वो जो महिला है, दरअसल वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, राजकुमारी जी, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं और प्रोफेसर भी है मेडिकल कॉलेज, वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। राजकुमारी जी, जिस प्रकार के आरोप यूपी एसआईटी टीम ने लगाए थे, तमाम आरोप से आप भी परिचित हो गई होंगी, क्या कहना है? मुझे एग्जैक्टली ज़्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं केवल अपने काम में बिजी थी। वहाँ से आई, मेरा आते से ही मेरी इतनी सारी ड्यूटीज़ थी। मेरी एग्जामिनेशन ड्यूटी थी, कल मैं उसमें बिजी रही दिन भर। आज मेरा लेक्चर था, मैं उसमें बिजी रही। टीवी में देखती नहीं हूँ, तो अभी मुझे बहुत जानकारी नहीं है कि मेरे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। दंगा भड़काने का और स्पेशल रूप से नक्सल कनेक्शन की बात यूपी एसआईटी की टीम ने करी है, इस पे क्या कहना है? तो अभी ये अगर वो कुछ भी बोल रहे हैं, तो इसके लिए मैं कैसे जिम्मेदार हूँ? मुझे बताया जाए कि किस तरह से कौन सी चीज़ को कैसे देख रहे हैं, तब तो मैं उस पर क्लैरिफिकेशन अपना दे पाऊंगी ना। आप कब गई थी हाथरस और कब आपका वापसी हुई थी? क्योंकि पेशे से आप डॉक्टर हैं, सूचित आपने किया था यहाँ पे किस प्रकार से पूरा? जी, मैं 3 तारीख को मैं दोपहर में यहाँ से निकली हूँ और 4 तारीख की 11:20 पर मैं वहाँ पहुँची हूँ हाथरस। और 6 तारीख तक मैं वहाँ थी। मैं 2-3 बजे तक, मुझे लगता है 2 बजे तक थी मैं। और मैंने 3 तारीख की सुबह फ़ोन पर किया था अपने हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को कि सर मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मैं जा रही हूँ, आज मेरा क्लास है। तो क्या सच है? हाथरस में नक्सल कनेक्शन मिलने की बात पर समाजवादी पार्टी ने कहा है कि बीजेपी सरकार की दलितों और पिछड़ों की सोच का नतीजा है अब नक्सल कनेक्शन। पहले जातीय हिंसा, फिर पीएफआई फंडिंग और अब नक्सल कनेक्शन। लगातार सरकार उन दरिंदों के पक्ष में कैसे माहौल बना सके, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इनका आईटी सेल सब लगा है कि बेटी को न्याय न मिले। अब उसे बचा नहीं पाए, उसे रात में जला दिया, और उसके बावजूद उसका चरित्र हनन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, उससे साबित होता है कि ये महिलाओं और बेटियों के प्रति, खास तौर से पिछड़े और दलितों के प्रति कितनी खराब सोच रखते हैं। और योगी जी तो लगातार अपने बयान बदल रहे हैं। पहले कह रहे थे कि जातीय हिंसा हाथरस में होने जा रही थी, फिर उन्हें पीएफआई बीच में ले आए, फिर उनका भीम आर्मी को 100 करोड़ की फंडिंग हुई है। जब और सीएम योगी ने हाथरस मामले पर बोलते हुए कहा है कि जिन लोगों को विकास पसंद नहीं है, वो प्रदेश में दंगा कराना चाहते हैं। सीएम ने कांग्रेस पर साजिश रचने का आरोप लगाया। ये अच्छा कार्य जो गरीब के लिए है, किसान के लिए है, नौजवान के लिए है, महिलाओं के लिए है, ये कार्य इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए अव्यवस्था फैलाना, दंगा कराना, भड़काना, अव्यवस्था पैदा करना,
आगजनी करना। आपने एक कांग्रेस नेता का बयान पढ़ा होगा, वो कह रहा है साहब हम दंगा इसलिए कराना चाहते हैं, कुछ लोग इधर से मरे, कुछ लोग उधर से मरे और फिर इनके नेताओं को वहां जाने का अवसर प्राप्त हो। इससे निकृष्ट सोच और क्या हो सकती है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर प्रदेश से लेकर केंद्र सरकार तक अब सख्त है। लगातार एक्शन में सरकारें दिखाई दे रही हैं। केंद्र सरकार ने अब कदम उठाया है। 2 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में प्रदेश की है, जहां पर प्रदेश के तमाम आला अधिकारियों ने महिला सुरक्षा को लेकर बैठक की। सरकार ने महिला सुरक्षा को लेकर के अभियान चलाने का फैसला किया है। जबकि दूसरी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तस्वीर, जहां महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार को देखते हुए सरकार एक्शन में आ रही है। सभी राज्य सरकारों को केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी की गई है। महिलाओं की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, 3 महीने के भीतर फैसला होना चाहिए और पूरे मामले में पड़ताल कड़ाई से की जानी चाहिए। ये एडवाइजरी होम मिनिस्ट्री की सभी राज्यों को। तो महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, तो सरकार भी एक्शन में है। यूपी की सरकार नवरात्र के त्योहार को देखते हुए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बड़ा फैसला किया है। यूपी में 75 जिलों में महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में पुलिस विभाग, गृह विभाग, शिक्षा विभाग, नगर विकास समेत तमाम बड़े विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक काम करेंगे। इस अभियान को सीएम योगी आदित्यनाथ 17 तारीख को हरी झंडी दिखाएंगे। सुरक्षा का एक बहुत ही बृहद और एक अनूठा अभियान चलाने का निर्देश दिया गया है। इस अभियान के तहत 17 अक्टूबर से 25 अक्टूबर यानी पूरे नवरात्र में अलग अलग विभागों के माध्यम से ये अभियान चलाया जाएगा। गृह विभाग और पुलिस विभाग, शिक्षा के सभी विभाग यानी उच्च शिक्षा, माध्यमिक, बेसिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, सबको लगाया जाएगा। साथ ही साथ जो है सूचना विभाग के माध्यम से प्रचार के लिए पूरा इसमें प्रयास किया जाएगा और अन्य विभाग जैसे लेबर डिपार्टमेंट है, पंचायती राज विभाग है, नगर विकास विभाग है, अलग अलग क्षेत्रों में जिनका प्रभाव है उनको आगे बढ़ाते हुए एक बड़ा और विस्तृत अभियान जो है मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है। तो ये तो थी यूपी सरकार क्या कदम उठा रही है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के। वहीं देश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। पिछले कुछ दिनों में खासतौर से हाथरस कांड में जिस तरह शुरुआती स्तर पर पुलिस की लापरवाही सामने आई, उसे देखते हुए मंत्रालय ने साफ लिखा है कि पीड़िताओं की शिकायत पर एफआईआर तुरंत दर्ज की जाए। महिलाओं को थानों के चक्कर काटने के लिए मजबूर न किया जाए, क्योंकि एफआईआर दर्ज करना अनिवार्य शर्त है। इसके साथ ही 2 महीने में महिलाओं के प्रति हुए अपराधों में जांच पूरी करने के भी निर्देश दिए हैं। और हाथरस कांड पर सियासी हंगामा मचा हुआ है। एक तरफ विपक्ष खड़ा है तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोग, और सब न्याय की मांग कर रहे हैं। आज हाथरस कांड में शामिल आरोपियों से मुलाकात करने के लिए अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री मानवेंद्र सिंह भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि हाथरस कांड में योगी सरकार को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। इस प्रतिनिधिमंडल में मानवेंद्र सिंह के साथ महेंद्र सिंह तंवर और निर्भया के दोषियों के वकील AP सिंह भी मौजूद रहे। बनी तो 307 की दर्ज की, जो इन्वेस्टिगेशन की उन्होंने फेयर इन्वेस्टिगेशन की। जो स्टेटमेंट था वो पहला स्टेटमेंट था, मां का स्टेटमेंट था, पहले प्रचारित कर दिया गया, जीव काट डाली गई। फिर हाथरस पुलिस ने क्लैरिफिकेशन दिया कि इस तरह की सोशल मीडिया पर गलत चीजें प्रचारित की जा रही, जिससे जातिगत वैमनस्यता फैलेगी, जो कि पूरी तरह से गलत है। जिस आधार पर इस केस में निष्पक्ष होना चाहिए। और माननीय योगी जी ने जब लोकल पुलिस की बात आई कि रात में अंतिम संस्कार कर दिया, वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात थी उनकी, उन्हें सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद भी लोगों को नहीं तसल्ली हुई, SIT गठित कर दी गई। SIT में 3 अच्छे पुलिस ऑफिसर जो ईमानदार थे उनके अंदर जांच दी गई, हैंडओवर की गई। उसके बाद भी नहीं लोगों को तसल्ली, लेकिन लोगों को नहीं, राजनीतिक नेताओं को, जो लोग इस केस को द्वारा राजनीतिक गोटियां सेकना चाहते हैं, राजनीतिक रोटी सेकना चाहते हैं, और प्रदेश में नहीं पूरे देश में जातिगत वैमनस्यता फैलाकर इस तरह से पूरा विध्वंस करना चाहते हैं, इस आधार पर एक केस दर्ज किया गया है। बढ़ते आगे, गोरखपुर में लाइट रेल ट्रांजिट परियोजना के DPR को योगी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब जल्द ही केंद्र सरकार को यह प्रस्ताव भेजा जाएगा।
रेल ट्रांजिट परियोजना की लागत 4,672 करोड़ रुपए का आकलन हुआ है। इससे 2 कॉरिडोर प्रस्तावित किए गए हैं। पहला कॉरिडोर श्याम नगर से MMMTU तक बनेगा। इसकी लंबाई 15.14 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर में 14 स्टेशन बनाए जाएंगे, जबकि दूसरा कॉरिडोर BRD मेडिकल कॉलेज से नौसड़ चौराहे तक बनेगा। इसकी लंबाई 12.7 किलोमीटर होगी। इस कॉरिडोर में 13 स्टेशन होंगे। मेट्रो यहाँ के लोगों की एक ड्रीम था। लोग दिल्ली जाते थे, अन्य शहरों में जाते थे, मेट्रो पे चढ़ते थे, तो उसका एक अलग अनुभूति होती थी, अच्छा लगता था। वो जब हमारे गोरखपुर में आएगा, निश्चित रूप से ये हमारे लिए गौरव की बात है। गोरखपुर में अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी बनती है तो इसका फिल्मों के डेवलपमेंट पे भी काफ़ी असर पड़ेगा। अभी हाल ही में आधा दर्जन से अधिक फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर हुई है। कई फिल्म यूनिट जो है मुंबई से यहाँ पे आई है और उनकी शूटिंग चल रही है, लगातार कर रहे हैं लोग। देखिए, GDA के विस्तार से निश्चित ही गोरखपुर की तस्वीर बदलेगी और औद्योगिक इकाइयाँ यहाँ बड़े पैमाने पर स्थापित हो रही हैं, रोजगार का सृजन होगा और GDA की जो स्थापना जिस उद्देश्य से होगी वो फलीभूत होगा। मेट्रो की जो परियोजना है ये गोरखपुर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण परियोजना है और ये तो गोरखपुर के निवासियों का सौभाग्य है कि पूज्य महाराज जी जो योगी आदित्यनाथ जी जो इस सूबे के मुख्यमंत्री हैं, उनकी देन है। उनकी वजह से ये गोरखपुर शहर को ये सौगात मिली है। अभी तो इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन जिस दिन इसका निर्माण शुरू होगा और जब ये बन के तैयार हो जाएगा तो गोरखपुर की जनता को इससे बड़ी सहूलियत। और कोरोना संकट के दौरान मनरेगा के तहत मजदूरों को रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश देश में सबसे पहले नंबर पर पहुंच गया है। लॉकडाउन के दौरान प्रदेश लौटे प्रवासी मजदूरों को मनरेगा के तहत ग्राम पंचायतों में काम कराने की अनुमति दी गई। काम कराने के दौरान श्रमिकों को मास्क लगाने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी किया गया था। जिन श्रमिकों के पास जॉब कार्ड नहीं थे उनके जॉब कार्ड बनाए गए। मनरेगा में काम नहीं मिलने तक सभी मजदूरों को 1,000 रुपए और खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराए गए। लॉकडाउन के दौरान कुल 94.15 लाख यानी 94,15,000 मजदूरों को रोजगार दिया गया, जिसमें 12 लाख प्रवासी मजदूर शामिल हैं। लौटते हैं खुशी पलों में। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक IMS इंजीनियरिंग कॉलेज गाजियाबाद, कंसिस्टेंटली रैंक्ड अमंग टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ इंडिया। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। देश है लॉकडाउन, जनता है लॉकडाउन, पर उनकी आवाज बनकर कोरोना से जुड़ा हर मुद्दा उठाते रहेंगे। भैया जी हैं, पहचान गए आप? कसम के लिए क्लैप करता हूं, आप लोग ध्यान रख रहे हैं लोगों का। भैया जी कहें सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर। नाम अमीश देवगन, काम सच सामने लाना। आपने भी तो सियासत खेलने के लिए सब कुछ खेल खेला। सवाल तीखे मगर जरूरी भी। क्या आपने भी पॉलिटिक्स करी? मुद्दे जो आपसे जुड़े हैं, राय बेबाक। कोरी सियासत है। आवाज कभी कभी ऊंची कर लेते हैं। हम तो एक्सपोज करेंगे चाहे कोई भी हो, ताकि देश की सबसे बड़ी बहस में आपकी आवाज दब न जाए। देखिए आर पार अमीश देवगन के साथ। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ स्टूडियो से, सड़क से,
उत्तराखंड के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए अपना उत्तराखंड। परिवार सा है अपना देश, सभी हैं रिश्तेदार, कुछ पास कुछ दूर, कुछ सबसे कोसों दूर। रिवायत सी है सबकी खैरियत जानना, सबकी नजरों से ओझल हैं जो, उनकी खबर छानना। इसलिए देखता हूं न्यूज़ 18 इंडिया। पहुंचे वहां कोई न पहुंचे जहां, दिखाए वो कोई दिखाए न जो। अब तो घर में बैठना आसान नहीं है, पर सच ये भी है कि जान है तो ही जहान है। आप खामोशी से करते रहिए कोरोना पर वार। महाबहस में होगी सवालों की बौछार, एविडेंस बेस्ड के आदेश पर, जिनको कोई मतलब नहीं। आप धोते रहिए अपने हाथ, एक भी सामने नहीं आया इसके खिलाफ जाकर खड़े हो रहे। मैं लड़ता रहूंगा सिस्टम के साथ। पुलिस जो काम कर रही है वो किसके आदेश पर? वो हमला कर रहे डॉक्टर पर। हम कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम साथ साथ लड़ेंगे। महाबहस सोमवार से शुक्रवार रात 7:56 पर। कोरोना पर दिन भर 100 आंकड़े, 100 खबरें, 100 बातें, लेकिन रात 8 बजे सिर्फ 100 बात की एक बात। न्यूज़ 18 इंडिया पर। स्टूडियो से, सड़क से, राजस्थान के कोने कोने से, घर से बाहर हम निभा रहे हैं अपना फर्ज। हर खबर आप तक पहुंचाने की अपनी जिम्मेदारी। घर पर रहकर कोरोना के खिलाफ जारी जंग में आप दीजिए हमारा साथ। देखते रहिए हमारो राजस्थान। न्यूज़ 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318 पर। कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया पर। घरों से शहरों तक की हर पल की हर खबर न्यूज़ 18 के रिपोर्टर पहुंचाते हैं आप तक, ताकि तेजी से फैलते कोरोना की मिले आपको फास्ट अपडेट। देखिए यूपी एक्सप्रेस 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। हर गांव देखेगा, हर शहर देखेगा, खबरों का शतक। कोरोना से प्रदेश की लड़ाई की ताजा जानकारी रोज सुबह शाम। कोरोना 100 सिर्फ न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। इसके प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जून। पेट सफा हर रोग दफा। वेलकम बैक। प्रयागराज में एक अनोखा वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक मंदिर में कुछ लोग सुंदरकांड का पाठ करते नजर आ रहे हैं। उसी वक्त वहां हनुमान जी की प्रतिमा के पास एक बंदर आकर बैठ गया। दरअसल मुट्ठीगंज के चौराहे पर स्थित हनुमान मंदिर में बीजेपी कार्यकर्ता कोरोना संक्रमित डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के स्वास्थ्य लाभ के लिए सुंदरकांड का पाठ कर रहे थे, और तभी जो तस्वीर सामने आई वो ये। और आगरा में एक दिव्यांग बाबा पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। बाबा संजय प्लेस पर धार्मिक किताबें बेचते हैं, लेकिन कोरोना काल में उनकी किताबें नहीं बिक पा रही हैं, जिसकी वजह से गुजारा करना मुश्किल हो गया है। हमारे सहयोगी ने बाबा से बात की, सुनिए क्या कहना है उनका। ताज का शहर आगरा दुनिया भर में मशहूर है अपनी खूबसूरत शिल्पकारी के लिए और ताजमहल के लिए, लेकिन आगरा की एक ऐसी हकीकत से न्यूज़ 18 आज रूबरू कराने जा रहा है कि बेहद गरीब हैं ये, और ये बुजुर्ग बाबा जो चल भी नहीं पाते हैं ठीक से,
और वो धार्मिक पुस्तकें बेचते हैं संजय प्लेस पर आकर के। संजय प्लेस पे इनकी यही चारपाई जो है, यही इनकी दुकान है। और ये देखिए, ये धार्मिक पुस्तकें तमाम इनकी, रामायण के कुछ आदर्श पात्र, अनुभव, भागवत, मकरंद, तो इस तरह की धार्मिक पुस्तकों को लोग ज़रूर पढ़ें, क्योंकि बाबा की स्थिति आप देखिए, ये बाबा की स्थिति है, ये ठीक से चल तक नहीं पाते हैं। इनसे हम बात करना चाहेंगे। बाबा आप बताइएगा, बाबा आप बताइएगा कि आपका क्या नाम है? बुद्धि सागर पांडे। अच्छा, तो कहाँ से आप आते हैं, कैसे आते हैं? त्रिपुरम से आते हैं, ट्राई साइकिल से आते हैं। ट्राई साइकिल खराब चल रही है, भारी चल रही है, हाथ डूब जा रहा है। ये हाथ देखिए, अपना हाथ दिखा रहे हैं। ये हाथों में छाले पड़ गए हैं, चूँकि ये शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ है। आप कितने साल से ये दुकान लगा रहे हैं? ये हमको 28-29 साल हो गए। 29 साल? हाँ, यही इसी जगह पर। अब क्या स्थिति, कितना बिक जाता है? इस समय लॉकडाउन से कुछ नहीं बिक रहा है। कुछ ही पलों में उत्तराखंड की खबरें।